हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी दीजिएगा हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अच्छा, आप लोग ने यूपीएससी एग्ज़ाम का बारे में सुना होगा। ऑब्वियसली हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस डिफरेंट वैकेंसीज पे आप जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया में आपकी जो है वो नियुक्तियाँ होती हैं, अपॉइंटमेंट होता है। आपके भारत में या हमारे भारत में जो जुडिशरी है तो उनकी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया जो है वो अलग है, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या रहेंगी, हमेशा अलग रहेंगी। मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका में कभी भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड है हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है। तो हमको देखना है क्या जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो क्या यूपीएससी अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएगा। जो हमारे जजेस की नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट होती हैं, क्या वो अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ज़रिए होंगी। तो इसके लिए जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो हमारे स्टेट के डिफरेंट लॉ मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में डिस्कशन का मुद्दा यही है क्या हमें एक सेंट्रलाइज एग्जाम अपने जुडिशियल सर्विस के लिए लेना चाहिए या नहीं। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या है, इसके प्रोविजन क्या है और क्या ये डिमांड आज से उठ रही है जो किरण रिजिजू का एक्शन आया है। नहीं, ये डिमांड कई डिकेड से, कई सदियों से ये डिमांड जो है, कई समय से जो है वो ये डिमांड लगातार उठती आ रही है। तो आज हमें वही सारी चीज़ें देखनी है। ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके कंक्लूजन क्या निकल सकता है या जो भी इसके ड्रॉबैक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एलिगेशन लगा रही है या ऑब्जेक्शन उठा रही है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आइए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 4 मेन पिलर कहे जाते हैं। अगर चौथा पिलर जो मीडिया है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं तो 3 मेजर पिलर होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर होता है, विधायिका जिसमें आपके 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा आती हैं, फिर एग्जीक्यूटिव होता है और फिर अंत में होती है आपकी जुडिशरी जो कि आपको जस्टिस देने का काम करती है। ठीक है, तो जुडिशरी जो है बेसिकली भारत में यहाँ पे 3 लेवल की जुडिशरी आपको मिलती है। ठीक है, कौन कौन से 3 लेवल की जुडिशरी आपको मिलती है? देखिए, किरण रिजिजू है जो कि अभी मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर मीटिंग में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में बात हो रही है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरह ही यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए हमको सेंट्रल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ही ज़रूरत है हमको। तो अगर हम बात करें, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट जो आपको मिल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 में, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर ऑफ 5 में जाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा। आर्टिकल 1 to 4 में आपको बेसिकली सारी जानकारी मिलेगी। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है या चीफ जस्टिस होता है तो उनके लिए जो होता है कोलेजियम सिस्टम होता है और कोलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारा दूसरा लेवल आता है हाई कोर्ट। हर एक स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट आपको पार्ट नंबर 6 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मिल जाएगा, जिसमें आर्टिकल 214 से लेके 232 तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और कोलेजियम की रिकमेंडेशन पे होता है। तो इसमें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसमें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और कोलेजियम की रिकमेंडेशन से होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड लेवल जो आता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, है ना। हर एक जिले में अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो ये बात आपको मिल जाएगी पार्ट नंबर 6 में। आर्टिकल अगर आप 233 से लेकर 237 के बीच में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट्स के बारे में मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट जज। तो कौन करेगा इसको अपॉइंट? गवर्नर करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट जज। ठीक है, ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बारे में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के अलावा दूसरे जो जजेस होते हैं जो लोअर जुडिशरी में होते हैं, जो आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस होते हैं, अगर उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए स्टेट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है
सभी लोग जो हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, अपीयर होते हैं। जो लोग क्वालिफाई होता है उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कौन लेता है? तो हाई कोर्ट के जजेस का एक पैनल होता है, वो इनका इंटरव्यू लेता है और इस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे इंटीग्रेटेड तरीके से हमारी जुडिशरी काम करती है। तो यहाँ पर बात हो रही है इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस के बारे में, जहाँ पर स्टेट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और हाई कोर्ट जो है उनका इंटरव्यू ले रहा है। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इन सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो कोर्ट या जजेस हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे होनी चाहिए। इसलिए हम ऑल इंडिया लेवल जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हम इन जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई इतनी? अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करें तो अगर आप आर्टिकल नंबर 312 में जाते हैं, 315 तक जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पता चल जाएगा। यूपीएससी वगैरह के बारे में आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, राज्यसभा के पास राइट्स होते हैं कि वो दूसरी जो है ऑल इंडिया सर्विसेज उनको इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हम प्रपोजल के बारे में बात कर लेते हैं। कोई ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का जो मुद्दा है वो कोई आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। इसकी शुरुआत होती है 1958 में। सबसे पहले जो हमारा लॉ कमीशन होता है वो अपनी 14th नंबर की रिपोर्ट 1958 में देता है और वो बोलता है कि हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम, ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत करनी चाहिए हमारे जो सब ऑर्डिनेट जजेस हैं उनकी नियुक्तियों के लिए। क्यों? रीज़न दिया गया कि जो स्टेट होते हैं, हर एक स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। सभी स्टेट के जो जजेस होते हैं, जो सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं, सबके जो सैलरीज होती हैं, जो उनको कंपनसेशन दिया जाता है, वो सभी स्टेट में अलग अलग है। तो एक फॉर्मेट तैयार करने के लिए कि सभी जो जजेस हैं उनको सेम सैलरी दी जाएगी, सेम फैसिलिटी दी जाएंगी, इसके लिए हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की ज़रूरत है। पहली बात तो यहाँ पर ये प्रपोज की गई। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाते हैं तो ये जो जजेस होते हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रॉपर ट्रेनिंग देने से क्या होगा? प्रॉपर ट्रेनिंग देने से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव होगा। हालांकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और आपको मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि अब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर देगा। लेकिन पहले तो अगर हम पिछले साल से बात करें 2020 तक, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश होती थी। तो अगर हमारी जुडिशरी इंप्रूव होगी, अगर हमारी जस्टिस करने की पावर इंप्रूव होगी, तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। क्योंकि महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने कोई क्राइम किया है किसी के अगेंस्ट, और जो बेचारा व्यक्ति है जिसने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, तो वो उसकी डेथ ही हो गई और उसको जस्टिस ही नहीं मिला, जस्टिस डिलीवर ही नहीं हुआ, तो ये भी तो जस्टिस नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा फिर से लॉ कमीशन की रिपोर्ट 1978 में आती है और उसमें भी यही बात की जाती है कि जो लोअर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उनके लिए जुडिक्शन के लिए एक हमको पैनल बनाने की ज़रूरत है। तो 2006 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनती है और वो अपनी 15th नंबर की रिपोर्ट देती है और उसमें भी इसी बिल को ड्राफ्ट किया जाता है कि किस तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पे काम किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ था 1992 में। उसका केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बात की गई थी कि यहाँ हमको सेंटर को एक AIJS सेटअप करने की ज़रूरत है, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस को सेटअप करने की ज़रूरत है। ये बात 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट में आई थी। तो 1993 में एक जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ये पावर जो है वो पार्लियामेंट को देते हैं कि पार्लियामेंट इस बात को इनिशिएट करे या इस मुद्दे को इनिशिएट करे और बहुत जल्दी से जल्दी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की शुरुआत करे। ठीक है, फिर 2017 में भी सीनियर एडवोकेट जज होते हैं अरविंद दत्तार। ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक सुओ मोटो पावर होती है ना, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति, ठीक है ना, कि अपने मन से कोई एलिगेशन नहीं लगाए गए हैं, कोई पिटीशन फाइल नहीं किया गया है, लेकिन अपनी मर्जी से भी किसी चीज़ पे वो इनिशिएट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो स्टैंड है 2017 में, उन्होंने स्टेट्स को और अपने सेंटर को कहा था कि जल्दी से जल्दी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इनिशिएट करें और अब जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी सब कार्यक्रम तो सही है, तो क्या अगर हमको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को बनाना है तो क्या हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर हो जाएगा नो, ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम अपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें जो हमारा आर्टिकल नंबर 312 है उसमें क्लॉज 1 को जोड़ दिया गया था और उसमें पावर दे दी गई थी पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस और दूसरी जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको इनिशिएट कर सकती है। और ये पावर राज्यसभा के पास भी था कि राज्यसभा जो है वो 2/3 वोट के साथ इस मोशन को जो है वो पास करेगा। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में हमको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अमेंड तो ऑलरेडी किया जा चुका है, बस पार्लियामेंट को एक्शन लेने की जरूरत है। तो आप सोच रहे होंगे सब कुछ हो चुका है, सब कुछ सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और पार्लियामेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है अभी तक? तो आइए अब उन मुद्दों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये तो करंट अपॉइंटमेंट प्रक्रिया लिखी है आर्टिकल 233 और 234 में जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो बेनिफिट समझते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि अपोजिशन का क्या कहना है। सबसे पहली बात, एफिशिएंट जुडिशरी हो जाएगी। अभी क्या होता है, अभी हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, क्योंकि हमारे सबसे पहले कोई भी केस होता है, आपको भी कोई कंप्लेंट करनी है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, आप कहाँ जाओगे, लोअर जुडिशरी में जाओगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पर जाके ही अपनी पिटिशंस को फाइल करोगे, राइट ना। तो यहाँ पर जजेस की बहुत ज़्यादा वैकेंसी हमको देखने को मिलती कि बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है और स्टेट उतनी फ्रिक्वेंटली जो है वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है और जजेस को अपॉइंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ पे इफिशिएंट जुडिशरी के लिए और जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए फास्ट तरीके से हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की जरूरत है, ऐसी बात हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है इससे भी हमारा इंप्रूव होगा, ठीक है। साथ ही साथ अट्रैक्टिंग टैलेंट पूल, तो अभी जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा नेपोटिज्म भी देखा जाता है, ठीक है ना। करप्शन भी, हर कहीं करप्शन प्रेजेंट है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत करप्शन प्रेजेंट ना हो। तो करप्शन और नेपोटिज्म से भी इससे छुटकारा मिलेगा और जो हमारा टैलेंट है इंडिया का वो भी अट्रैक्ट होगा और इस एग्जाम में अपीयर होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ आंकड़े भी जारी किए गए थे, अगर हम अप्रैल 15, 2021 के आंकड़ों को देखते हैं तो लगभग 3.8 करोड़ जो केसेस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो पेंडिंग है। और इन केसेस को यहाँ पर बोला भी गया था हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, अगर औरंगजेब होते, आलमगीर होते तो 30 साल लग जाते इन केसेस को सॉल्व करने में, मतलब अभी भी हम उसी दौर में चल रहे हैं, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्टेटमेंट भी दिया था। मतलब हमें काफी सारे जजेस की अपॉइंटमेंट करने की जरूरत है हमारे लोअर जुडिशरी में, जिससे इन पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। अगर हाई कोर्ट में हम पेंडिंग केसेस के बारे में बात करते हैं 2021 में तो लगभग 57 लाख केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 67,000 के आसपास जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा केसेस जो पेंडिंग है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में है, मतलब यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा जजेस की अपॉइंटमेंट्स की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर एड्रेसिंग जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो को भी यहाँ पर एड्रेस किया गया। हमारे जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 1987 में, उन्होंने हमको ये जजमेंट पास किया था कि कम से कम पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों पे कम से कम हमको 50 जजेस होने चाहिए। अभी भारत में पर मिलियन जो है वो 20 जजेस प्रेजेंट हैं, जबकि अगर हम यूके में बात करें तो पर मिलियन जो है वो 51 जजेस प्रेजेंट है। यूएसए में अगर बात करें पर मिलियन जो है 107 जजेस प्रेजेंट है। मतलब भारत की कंडीशन देखे जाए तो पर मिलियन पे जो है वो केवल 20 जजेस हैं, जो कि बहुत कम है। हमें इस रेशियो को भी बढ़ाकर कम से कम 50-60 पर लेकर आना है। इसके लिए हमको नए जजेस की अपॉइंटमेंट की भी तो जरूरत है ना। इसके लिए भी हमको इस जुडिशियल सिस्टम की जरूरत है जो सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रलाइज वे से एग्जाम को कंडक्ट कराएगा और इनको अपॉइंटमेंट करेगा। क्योंकि स्टेट जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उनमें काफी डिले होता है, उनके रिजल्ट में काफी डिले होता है, अपॉइंटमेंट्स में काफी डिले होता है, जिससे जो नंबर ऑफ पेंडेंसी है, पेंडिंग केसेस की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। बॉटम अप अप्रोच, तो धीरे धीरे क्या होगा, एग्जाम दोगे उसके बाद
प्रमोट होते होते ऊपर आओगे तो एक बॉटम अप अप्रोच मिलेगी, साथ ही साथ नेपोटिज्म और करप्शन के जैसे इश्यूज को भी सॉल्व किया जा सकेगा, ऐसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन अब हर एक चीज़ का एक अपोजिशन भी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं तो साफ साफ हमारे डीपीएसपी में भी लिखा है और हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही कहता है कि कभी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर ऑल इंडिया लेवल या यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो ये तो इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में, या फिर आप एक तरीके से हाई कोर्ट की पावर को आप क्या कर रहे हो, कम करने की कोशिश कर रहे हो या इंक्रोच कर रहे हो स्टेट की पावर को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजेस और सबऑर्डिनेट जजेस को अपॉइंट करने का काम किसका है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जुडिशक्शन में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। तो अगर हमने एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की तो हम स्टेट की पावर को कम कर रहे हैं, ऐसा स्टेट का एलिगेशन है। पहली बात तो ये। दूसरा बात, स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर आएगा, क्योंकि अभी हम जो सबऑर्डिनेट जजेस अपॉइंट करते हैं वो अपने स्टेट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। जो भी हमारी हियरिंग होती है वो लोकल लैंग्वेज में होती है, क्योंकि जैसे तमिल का व्यक्ति तमिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया तो वहाँ पे हियरिंग क्या करेगा, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में करेगा, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश से उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक बैरियर आएगा, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का कहना है। इसको भी काउंटर किया गया है, इसको भी काउंटर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। कैसे काउंटर किया, इन्होंने कहा जब हम यूपीएससी एग्जाम लेते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम लेते हैं, आईएएस आईपीएस के एग्जाम लेते हैं, वो भी तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस होता है कभी भी किसी भी आईएएस या आईपीएस को उसका होम स्टेट तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दिया नहीं जाता। वो जब दूसरी स्टेट में जाता है तो वहाँ पर वहाँ की लैंग्वेज को सीखता है। तो लैंग्वेज इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक और क्रिटिसिज्म किया गया है कि लोकल रिजर्वेशन, हर एक स्टेट का अपना एक रिजर्वेशन सिस्टम होता है ना। कुछ कास्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट में हो सकता है, ओबीसी में हो, और कुछ कास्ट ऐसी है कि स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में हो कि वो एससी एसटी में हो, और हर एक स्टेट के अपने कुछ माइनॉरिटीज होते हैं जिनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन भी होता है। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल लेवल एग्जाम होगा तो स्टेट में होने वाले रिजर्वेशन पे भी इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, तो नॉट गुड फॉर लोकल रिजर्वेशन, ये भी बात यहाँ पर उठाई जा रही है। और वही सेपरेशन ऑफ पावर की बात है कि यहाँ पे स्टेट के पास और अपनी सेंट्रल के पास अपनी अपनी पावर है, तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी मुद्दा उठाया जा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर आपने देखे कि ड्रॉबैक्स भी बताए जा रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स भी बताए जा रहे हैं। देखते हैं, हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्दी ऑल इंडिया जो जुडिशियल सिस्टम है या सर्विसेज है इनको चुन लिया जाएगा। इनकी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगी, उनको भी बहुत जल्दी इसके लिए भी ड्राफ्ट या बिल तैयार किया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है किरण रिजिजू के साथ। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर ड्राफ्ट बनता है तो बिल्कुल मैं आपके साथ आऊंगी, उस ड्राफ्ट को शेयर करूंगी कि अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी फिलहाल में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने के लिए आपके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, ये अभी इनिशियल, और 35 मिनिमम एज होनी चाहिए, ये इनिशियल क्राइटेरिया अभी फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए होता है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आया होगा कि ये मुद्दा है क्या, क्यों यहाँ पे लगातार डिमांड उठ रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम को या सर्विसेज को बनाना चाहिए। सो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल और उनके टेन्योर से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो 62 ईयर्स तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, मतलब इनका टेन्योर 62 ईयर्स तक होता है। दूसरा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं उसी प्रकार से हम हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, नीदर 1 नॉट 2। तो जो भी आपका आंसर है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।